कभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से फंसे हैं? जरा उस एहसास को याद कीजिए। उफ, वो तो बहुत बुरा होता है। हजारों लोगों की भीड़, हर तरफ सामान, बच्चे रो रहे हैं और अनाउंसमेंट पर बस एक ही बात, आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है। अब सोचिए कि ये किसी एक फ्लाइट के साथ नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की हजारों उड़ानों के साथ एक ही समय पर हो रहा है। और दिसंबर 2025 में भारत में ठीक यही हुआ था, जब इंडिगो का पूरा नेटवर्क लगभग ठप पड़ गया। आज हम इसी संकट की तह तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हुआ और ये एक एयरलाइन की नाकामी से बढ़कर हमारे पूरे एविएशन सेक्टर के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि ये सिर्फ एक ऑपरेशनल गड़बड़ी नहीं थी। अच्छा। असल में पायलटों की थकान कम करने के लिए बनाया गया एक नियम सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतीय एविएशन बाजार के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट बन गया। और उस टेस्ट में हम फेल हो गए। हाँ, हमारा बाजार फेल हो गया। इस संकट ने दिखाया कि हमारी हवाई यात्रा की पूरी नींव सिर्फ 2 बड़े खंभों पर टिकी है, और अगर एक में भी दरार आती है तो पूरी इमारत हिल जाती है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए उसी अफरा तफरी से शुरू करते हैं। ये संकट असल में जमीन पर कैसा दिख रहा था? इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में। इंडिगो ने बिना किसी बड़ी चेतावनी के अचानक हजारों फ्लाइट्स को या तो कैंसिल करना शुरू कर दिया या उनमें घंटों की देरी होने लगी। और इसका सबसे ज्यादा असर बड़े शहरों पर पड़ा होगा। हाँ, नई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, देश के जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। देखते ही देखते एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंस गए। मुझे याद है सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें, लोग एयरपोर्ट पर कंबल ओढ़कर सो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अनियोजित पारिवारिक फंक्शन चल रहा हो। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। आंकड़े तो काफी बड़े थे ना? में लगभग 4,500 उड़ानें रद्द हुई थी। 4,500 एक दिन में। हाँ। मतलब लाखों लोगों के वेकेशन प्लान, बिजनेस मीटिंग्स, जरूरी काम, सब बिगड़ गया। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? देश की सबसे बड़ी, सबसे एफिशिएंट मानी जाने वाली एयरलाइन अचानक ऐसे घुटनों पर कैसे आ गई? इसका जो इमीडिएट कारण था, वो था नए नियमों का लागू न हो पाना। नए नियम? हाँ, डीजीसीए, जो भारत में सभी एयरलाइंस के लिए एक तरह से रेफरी का काम करती है, उन्होंने पायलटों की थकान कम करने और सेफ्टी बढ़ाने के लिए ड्यूटी टाइम के नए सख्त नियम बनाए थे। और इंडिगो ने लागू नहीं कर पाई? वो समय पर अपने सिस्टम और रोस्टर में इन नियमों को लागू नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उनके पास फ्लाइट्स उड़ाने के लिए कानूनी तौर पर योग्य क्रू ही नहीं बचा। मतलब एक रेगुलेटरी चेंज, एक नियम में बदलाव ने इतनी बड़ी एयरलाइन को ठप कर दिया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, और इसीलिए ये भारतीय सिविल एविएशन के इतिहास में सबसे खराब ऑपरेशनल संकटों में से एक बन गया। ये सिर्फ इंडिगो की प्लानिंग की विफलता नहीं थी जैसा आप कह रहे थे। नहीं, ये पूरे सिस्टम की सहनशीलता, यानी उसकी रेजिलियंस की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। इसने हमें दिखाया कि हमारा एविएशन सिस्टम बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही नाजुक हो सकता है। यहाँ से ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे सोर्स भी यही बताते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा ढांचागत, मतलब एक स्ट्रक्चरल कारण था। बिल्कुल। असली वजह बाजार में कुछ ही कंपनियों का दबदबा होना है। और यहीं पर वो शब्द आता है, डुओपोली। हाँ, डुओपोली। अगर हिंदी में कहें तो द्वैका अधिकार। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? सीधे और सरल शब्दों में, डुओपोली एक ऐसा बाजार होता है जहां मुख्य रूप से सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी होते हैं जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और भारतीय एविएशन के संदर्भ में ये 2 खिलाड़ी, इंडिगो और एयर इंडिया। इंडिगो और टाटा ग्रुप का एयर इंडिया। हाँ, अगर हम आंकड़ों को देखें तो अकेले इंडिगो का घरेलू बाजार में लगभग 60 से 65% हिस्सा है। 60 से 65% सिर्फ एक एयरलाइन का? हाँ, और अगर इसमें एयर इंडिया ग्रुप की सभी एयरलाइंस को भी जोड़ दें तो ये दोनों मिलकर भारत के 80% से ज्यादा हवाई यातायात को कंट्रोल करते हैं। 80%? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम टिकट बुक करते हैं तो हमारे पास असल में कोई विकल्प है ही नहीं। हाँ, कोई असली चॉइस है ही नहीं। हम बस ये चुनते हैं कि इंडिगो की सुबह वाली फ्लाइट लें या शाम वाली। बाजार में असली मुकाबला तो है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। और इसका असर ये होता है कि जब इन 2 में से कोई एक कंपनी भी लड़खड़ाती है, जैसा कि इंडिगो के साथ हुआ, तो पूरा का पूरा नेटवर्क एक डोमिनो इफेक्ट की तरह ढह जाता है, क्योंकि यात्रियों के पास कोई दूसरा मजबूत विकल्प ही नहीं होता। स्पाइस जेट या आकाशा जैसी छोटी एयरलाइंस ये सब नहीं संभाल सकती। उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो रातों रात हजारों अतिरिक्त यात्रियों को अकोमोडेट कर सकें।
इसी वजह से एक एयरलाइन की समस्या पूरे देश की समस्या बन गई। तो ये तो साफ है कि इस ड्यूओपोली के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन क्या इस सिस्टम के सिर्फ नुकसान ही है? हमारे सोर्स में इसके पक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। हाँ, कुछ विश्लेषक ये तर्क देते हैं कि इंडिगो के इतने बड़े आकार और स्केल की वजह से ही कई रूट्स पर बेस फेयर, मतलब जो मूल किराया होता है, वो कम रहा है। और छोटे शहरों तक उनकी पहुंच भी बढ़ी है। बिल्कुल, उन्होंने टियर 2 और टियर 3 शहरों तक हवाई यात्रा का विस्तार किया है। इससे टूरिज्म और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन क्या ये कम किराए वाकई में ग्राहकों के लिए फायदेमंद है? कई बार बेस फेयर कम होता है, पर सीट चुनने, सामान ले जाने, इन सब पर इतने पैसे लग जाते हैं कि टिकट महंगा ही पड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सोर्सेज भी यही कहते हैं कि ये फायदे असल में कंपनी के बड़े आकार यानी स्केल ऑफ ऑपरेशंस के हैं, सच्ची प्रतिस्पर्धा या जेन्युइन कंपटीशन के नहीं। अच्छा। जब बाजार में मुकाबला कड़ा होता है तो कंपनियां ग्राहकों को बेहतर सेवा, ज्यादा सुविधाएं देने के लिए मजबूर होती हैं। लेकिन जब आपका दबदबा हो तो वो दबाव खत्म हो जाता है। और इस संकट के दौरान इसी दबाव की कमी का नतीजा हम सबने देखा। सबसे बड़ा नुकसान तो यही था कि यात्रियों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई और दूसरी एयरलाइंस में या तो जगह नहीं थी या फिर टिकट के दाम आसमान छू रहे थे। जिसे अंग्रेजी में प्राइस गाउजिंग कहते हैं, मतलब मनमानी कीमतें वसूलना। लोगों को एक ही टिकट के लिए 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। और रिफंड का क्या? वो भी एक बड़ी समस्या थी। हाँ, यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें समय पर रिफंड पाने में बहुत दिक्कतें हुई। कस्टमर सर्विस पूरी तरह से चरमरा गई थी। लोगों का एयरलाइन पर से भरोसा हिल गया। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सरकार को दखल देना पड़ा। सही कहा। सरकार को इस प्राइस गाउजिंग को रोकने के लिए हवाई किराए पर एक अस्थायी सीमा यानी प्राइस कैप लगानी पड़ी। यहाँ तक कि रेलवे को भी मदद के लिए आना पड़ा। हाँ, भारतीय रेलवे को प्रमुख रूट्स पर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने पड़े। ये दिखाता है कि संकट सिर्फ हवाई यात्रा तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे देश के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पर दबाव डाल दिया। तो ये एक तरह से एक चेतावनी संकेत था। एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल था हमारी एविएशन नीति के लिए। तो इस संकट से निपटने के लिए क्या किया गया? क्या हम भविष्य के लिए कोई सबक सीख पाए? देखिए, तत्काल कदमों के तौर पर तो डीजीसीए ने इंडिगो को अपनी उड़ानें स्थिर करने के लिए उन्हीं नए नियमों में अस्थायी रूप से कुछ ढील दे दी। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब जिस नियम को लागू न कर पाने की वजह से ये पूरा संकट खड़ा हुआ, उसी नियम में ढील दे दी गई। ये तो एक तरह से सिस्टम की नाकामी को इनाम देना हुआ। आपकी बात में दम है और कई आलोचकों ने यही कहा। ये एक शॉर्ट टर्म समाधान था, सिस्टम को पूरी तरह ढहने से बचाने के लिए एक इमरजेंसी उपाय। तो असली सबक क्या था? असली सबक लंबी अवधि के उपायों में छिपा है। सरकार और नियामकों दोनों ने ये माना कि बाजार में और ज्यादा प्रतिस्पर्धा की सख्त जरूरत है। मतलब और ज्यादा एयरलाइंस? हाँ, अधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि भारत को कम से कम 5 बड़ी और मजबूत एयरलाइंस की जरूरत है, ताकि देश किसी एक या दो कंपनियों पर इतना निर्भर ना रहे। ये एक बड़ा और जरूरी लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल। सरकार अब नई एयरलाइंस को बाजार में आने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। जैसे कि उदाहरण के लिए शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जैसी नई कंपनियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी दिए गए हैं। एनओसी, इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी किसी भी नई एयरलाइन के लिए पहला और सबसे बड़ा पड़ाव होता है। मतलब ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल है। हाँ, इसके मिलने का मतलब है कि सरकार ने कह दिया है, आप अपनी एयरलाइन शुरू करने की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये कंपनियां 2026 और उसके बाद अपना ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। इससे यात्रियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे और किसी एक कंपनी का दबदबा कम होगा। तो इसका मतलब है कि ज्यादा एयरलाइंस आने से समस्या हल हो जाएगी। क्या ये इतना आसान है? क्योंकि भारत का इतिहास तो कुछ और ही बताता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जवाब है नहीं। तो सिर्फ नई एयरलाइंस लाना काफी नहीं है? नहीं, हमें याद रखना होगा कि भारत को मजाक में एयरलाइन ग्रेवयार्ड यानी एयरलाइंस का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किंगफिशर, जेट एयरवेज, लिस्ट लंबी है। हाँ, हमने कई बड़ी एयरलाइंस को डूबते हुए देखा है। इसलिए हमें एक समग्र यानी होलिस्टिक सुधार की जरूरत है, जो पूरे एविएशन सेक्टर को मजबूत करे। ये होलिस्टिक सुधार कैसा दिखेगा? इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहले एविएशन से जुड़े नियमों में सुधार की जरूरत है। दूसरा, एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा निवेश करना होगा। और पायलटों की कमी का मुद्दा, जो इस संकट की जड़ में था। बिल्कुल, हमें देश में और ज्यादा पायलट तैयार करने होंगे
और उनके ड्यूटी टाइम मैनेजमेंट में बेहतर योजना की सख्त जरूरत है ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। यात्रियों के अधिकार भी मजबूत होने चाहिए। हाँ, ताकि संकट के समय उन्हें सुरक्षा मिल सके और उन्हें रिफंड या रीबुकिंग के लिए भटकना ना पड़े। और सबसे जरूरी क्या? ये सुनिश्चित करना होगा कि जो नई कंपनियां बाजार में आ रही हैं वे आर्थिक रूप से टिक सकें। क्योंकि हमने पहले में देखा है कि कई नई एयरलाइंस कम किराए की होड़ में आकर कुछ ही समय में बंद हो गईं। सही बात है। इससे यात्रियों का पैसा भी डूबा और विकल्प भी खत्म हो गए। इसलिए एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां नई कंपनियां भी बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला कर सकें और लंबे समय तक चल सकें। तो आज की हमारी बातचीत का सार यही है। हमने दिसंबर 2025 में इंडिगो संकट की उस अफरा-तफरी से शुरुआत की और देखा कि कैसे इस एक घटना ने भारतीय एविएशन सेक्टर में डुओपोली के छिपे हुए खतरों को सबके सामने लाकर रख दिया। बिल्कुल। ये संकट एक वेकअप कॉल था। इसने हमें दिखाया कि जब बाजार में कुछ ही खिलाड़ियों का दबदबा होता है तो पूरा सिस्टम कितना कमजोर और नाजुक हो सकता है। तो नई एयरलाइंस लाना एक अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं। हाँ, वो एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन एक मजबूत, भरोसेमंद और यात्रियों के प्रति जवाबदेह एविएशन सेक्टर बनाने के लिए हमें गहरे और व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत होगी। और अब जब हम आगे देख रहे हैं तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जैसा कि हमने चर्चा की, पहले भी कई एयरलाइंस बाजार में आकर असफल हो चुकी हैं। अब जब शंख एयर, फ्लाई एक्सप्रेस जैसी नई एयरलाइंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो सुनने वालों के अनुसार इन बड़ी स्थापित कंपनियों के सामने टिके रहने और सफल होने के लिए सबसे जरूरी एक चीज क्या होगी?